बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त पहलगाम वाक़े के बाद से जो भारत ने शोर मचाया है उसका नतीजा क्या निकला? ना अभी तक कोई शवाहिद जो हैं वो जमा करवाए गए। अब यूरोपीय मीडिया भी जो है वो भी इस बात को क्लेम कर रहा है कि इब्तदाई तौर के ऊपर जल्दबाजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और उस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए अभी तक भारत के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे। और इसी में पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ऑफ़र भी करवाई कि अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो उसका दो तरफा तबादला आप कर लें, और भारतीय हुकूमत की तरफ से उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अब एक और अहम मामला है कि जिसको इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है कि गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की गई है। 54 खारजी जो हैं वो हलाक किए गए हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक, भारत की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश, भारत की तरफ से धमकियां आ रही हैं, वैसे ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्रॉसिंग करने का मंजरनामा जो होता है, तो सोचिए कि क्या इस डॉट को लिंक कर सकते हैं कि भारत कोई और प्रोपेगेंडा करना चाह रहा था, कोई और कदम उठाया जाना चाह रहा था। अब इस पूरे मंजरनामे में जो पाकिस्तान के सिफारती महाज के ऊपर मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान की तैयारियां हैं, जवाबी दिफाई महाज के ऊपर भी जो तैयारियां पाई जा रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज जो नहरों के मामले के ऊपर CCI का इजलास है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की फरमाइश के ऊपर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिसका इनेकाद किया, अब उसके नताइज क्या निकलते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर होते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, जब यूपी का साबिक वज़ीर आला खुद सवाल उठाए कि दहशतगर्द हमारे घर घुसे कैसे, इंटेलिजेंस नाकामी पे वावेला मचाते हो, तो क्या ये भारत के लिए इतना काफ़ी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात तो ये है यासिर साहब, मुझे सिर्फ इतना समझा दें, ये यूपी का वज़ीर आला कहे या कोई कहे, हम किस तरह मान लें कि ये सारा मामला दहशतगर्दी है? हम किस तरह मान लें? 3 लिस्टें जारी होती हैं इस वाक़े की। पहली लिस्ट में कहा जाए तो 2 मुसलमान थे, फिर एक लिस्ट जारी होती है उसमें 11 मुसलमान हैं, फिर एक लिस्ट जारी होती है जिसमें 9 मुसलमान हैं। वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 3 हाज़र सर्विस जज थे, उनकी फैमिलियाँ थी, जजेस की फैमिलियाँ थी, जज थे, खुद थे और उनकी फैमिलियाँ थी। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ये वो जज थे जिन्होंने RSS के 5 अफराद को सजाए मौत दी थी, सजाएं दी थी। वो जज, उनको क्यों निशाना बनाया गया? अब फिर ये बताया जाए कि क्या वहाँ पर फौजियों की वर्दियों में, इंडियन फौजियों की वर्दियों में, इंडियन दीगर ज़िम्मेदारान की वर्दियों में क्या RSS के लोग नहीं हैं? इस वक्त भी आप चेक कर लें। और कोई दहशतगर्द तो बाहर से आया ही नहीं, दहशतगर्दी तो अंदर से हुई है। इंटेलिजेंस उनके रा मुलव्वस थी, रा ने टीम तैयार की थी, RSS की टीम थी, उसमें उन्होंने टारगेट किया, कुछ अपने टारगेट के मुताबिक मार दिए, कुछ टारगेट के मुताबिक नहीं मारे, ताकि चीज इस तरह लगे जैसे बैलेंस हुई है। ये असल मामला। क्यों आज वहां से 3 सहाफियों को, जिन्होंने इस वाकये को उठाया, उन 3 सहाफियों के घरों से पूरी फैमिलियों को उठा लिया गया? क्यों बताए ना, ये क्यों किया गया? अच्छा, इब्तदाई तौर पर जिन्होंने कवर किया उनकी फैमिली को उठा? इब्तदाई तौर पर जिन सहाफियों ने ये वाकया बताया कि ये जजेस थे, अच्छा, ये RSS के फलां लोगों को फलां वक्त में इन्होंने सजाएं दी थी। जब बताया गया कि RSS के लोग जो है वहां पे, ये तो जब इन्होंने आबादकारी की थी तो उस आबादकारी में मनो परचून फरोज नहीं थी, वो RSS के गुंडे ही वहां पे रखे गए थे, उन्हीं को वहां पे रखा गया था। ये दहशतगर्दी कहीं और से नहीं हुई, ये दहशतगर्दी इंडियन वर्दी में थी, ये दहशतगर्दी RSS की वर्दी में थी, ये दहशतगर्दी इंडियन रा की वर्दी में थी। आप किस तरह कहते हैं कि ये बाहर से हुई? ये पाकिस्तान पर इल्जाम तो सब इसलिए लगा रहे हैं कि सबसे आसान काम ये, आसान है ना, सॉफ्ट टारगेट है, आप कर लें। और इस मामले उसके बाद बात बड़ी सिंपल सी है। हमारे पास सबूत है जाफर एक्सप्रेस के, हमारे पास सबूत है बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के,
हमारे पास सबूत है सियालकोट में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है कराची में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है हर उस जगह पे होने वाली दहशतगर्दी। अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी पे भी वो कौन है लोग? वो ही नहीं किया ना। और इतनी बड़ी तादाद में इन दिनों में आज एक और ये मैंने तो इसको तो हम बेनकाब कर दिया ना। एक और बात जो बड़ी अहम खबर है ना, वो आप पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस करते, मुझे नहीं समझ आती। जनाब आज कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत में बिठाएं साथ, और आज ये भी कहा कि 9 मई और 10 मई हमारे घर का मामला है जी। चलें, आज फैसल वाडा साहब ने तस्लीम कर लिया ना तहरीक इंसाफ को। जो कहा जाता था ये तो 25 ग्रुपों में तकसीम हो गई हुई है, इसका तो वजूद ही नहीं है, ये तो सुन्नी इत्तेहाद है, ये फलां है। यार ये एक छोटी खबर है। आपको पता है कि इस मुल्क के बहुत से मामलात को दुरुस्त करने के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। यासर साहब, आप माने या ना माने, आप 47 को माने, मैं 47 को नहीं मानता। अगर 47 गलत है तो अदालतों से फैसले दिलवा दे। क्यों पिटीशंस रोकी हुई हैं? दिलवा दे फैसले जी। तो इस पूरे मामले के ऊपर राना साहब बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, इसी मामले पे अगर सवाल का आगाज़ हो जाए। अली भाई क्या हाल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का करम। अली भाई आज तो फैसल वाडा साहब जो कभी भी नहीं कहते थे, हमेशा कहते थे कि तहरीक इंसाफ के हिस्सों में तकसीम हो गई है, आज तो उन्होंने भी कह दिया है कि तहरीक इंसाफ को भी बिठाएं ताकि सारे इस मुल्क के मामले पे एक हों। तो इस सिमन में अब कोई राब्ते शुरू हुए हैं तहरीक इंसाफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। राना साहब, मेरे ख्याल में कोई ख़ास राब्ता नहीं है अभी तक। 2-3 ऐसे मामलात हैं, ख़ासकर 2 मामलात जिसमें एक पूछ तो अल्लाह के यहाँ होगी और एक ज़मीर की भी अदालत होती है। एक ये हिंदुस्तान वाला मामला है और दूसरा गज़ा वाला। दोनों मामलात में मैं समझता हूँ कि वक्त हमसे निकला जा रहा है और हम पीछे लकीर पीट रहे हैं। हमारी आदत हो गई है एक दूसरे के साथ धींगा मोश्ती की। हमें एहसास नहीं होता कि कब वो वक्त आता है जब एक दूसरे के गिरबान से हाथ निकालकर दुश्मन के सामने ये इस तरह हाथ अपने मिला के उनको मजबूत मुक्का दिखाया जाए। ये हम कब करेंगे? एक पिक्चर मैं पिछले 1 हफ्ते से चीख रहा हूं, एक पिक्चर अगर बॉर्डर पार चली गई नई दिल्ली, जिसमें एक फ्रेम के अंदर इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ और कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और छोटी जमातों के एक पिक्चर में आ जाएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ सारे एक फ्रेम में बैठे हों, ये इतना कोई पावरफुल ये इमेज है कि मैं समझता हूं वही वो सारा उनका जो है रहा सहा जो है वो जाग उनकी बैठ जाएगी। इमरान खान साहब से बात करना आपकी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है, मैं साफ बात करूंगा, सबको मेरा पता है, मैं स्ट्रेट बात करता हूं, इसलिए मेरे पे तनकीद भी होती है, अपने भी करते हैं, पराई भी करते हैं। जैसे मैं ग़ज़वा हिंद की हदीस पे बड़ा क्लियर हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई की है और अल्लाह करे कि हम वो लोग हों जो इसमें हिस्सा लें। लेकिन जब भी होगा ये अटल हकीकतें होना है। तो अगर इमरान खान साहब को आप बाहर लेके आते हैं मुल्क की मफाद में और एक पेज पे बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, APC या वटेवर, और इमरान खान साहब एक नारा लगाते हैं, तो जो एक गैप है वो भी खत्म हो जाएगा और ये दुश्मन की मौत होगी। क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? और दूसरा गजा वाले मामले पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन बात तब्दील हो जाएगी। जो रिसेंट बमबारी हो रही है, रोज खबरें आ रही हैं, सिर्फ एक बात करके फिर खामोश हो जाता हूँ। ये 2-3 दिन पहले खान यूनिस पे हमला हुआ है और अब कल रात दोबारा हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले जो हुआ उसमें एक टेंट में एक शख्स, एक उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, 3 उसके बच्चे और 7 टेंट में एक और बच्चा जल के शहीद हो गया। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम तबलीग में बैठे हुए हैं, करना चाहिए, सब करना चाहिए। हम हज पे जा रहे हैं, दाखिले सब ने कर लिए, चले जाएंगे सारे। ये तस्बीहें फिर रहे हैं, ये मेरे पास भी 2-3 इधर पड़ी होती हैं, हर वक्त पड़ी होती है, ये एक जेब में है और एक उधर पड़ी हुई है, ये सारी ना इन तस्बीहों का राना साहब कोई फायदा है, ना हमारे हज कबूल होंगे, ना हमारी नमाजें कबूल होंगी, अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक बदन की तरह है। बदन के एक हिस्से को जब तकलीफ पहुंचती है, पूरे बदन को तकलीफ पहुंचती है। ये अब हम कैसा बदन है?
हमारा बदन कट कट के वो उसको हमारे बच्चों को जलाया जा रहा है, उनके बदन हवा में उड़ रहे हैं और हम चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। उसको दीवार से लगा दो, उसको चनवा दो, इमरान खान को बाहर निकलने। अब वो बच्ची है, खातून है, सनम जावेद साहिबा को सुना है, मैं तो आज नहीं था, मैं बाहर था, ज्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन ये पता लगा कि उनको भी कोई पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? इस तरह से कौम बनती है? ये मैसेज हम देंगे हिंदुस्तान को। अली मोहम्मद खान साहब, जो आपने गज़ा के मामले पे बात की, हम बतौर मुस्लिम उम्मा देखें तो हम किसी न किसी तागूती ताकत के साथ अपने माशी मंजरनामे पे डिप्लोमेटिक टाइज़ के अंदर मसरूफ़ हैं। पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर तफरीक दिखाई देती है। हमें मईशत अपनी अजीज़ है, हमें अपने कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं, हम ज़बान से कोई अल्फाज नहीं अदा कर सकते, हम तो उनके बारे में एलामिया तक जारी नहीं कर सकते। एक और अलमिया बताऊं, एक और अलमिया जी। इतना कोई हमारे अंदर काम हो गया ना, इतना कोई काम हमारे अंदर कर दिया कि मैंने कौमी असेंबली में फ़लस्तीन के मामले पे ये पिछले हफ्ते स्पीच की, और इंग्लिश में एक वजह से की, इसलिए की कि हमारी उर्दू को हमारे भाई और बहनें वहां नहीं समझ सकते फ़लस्तीन में। तो कम से कम उनको ये मैसेज तो चला जाए ना कि दुनिया में एक मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा, मैं सल्यूट करता हूं अपने इस पासपोर्ट को और कायद आज़म को जिसने हमें ये विजन दिया है। इस पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं है। कि एक मुल्क है जिसका आधे से मतलब है कि 99% पाकिस्तानी, उनका दिल खून के आंसू रोता है। तो उनको मैसेज चला जाए और उनको भी मैसेज चला जाए कि आज नहीं तो कल, लेकिन ये एक मुल्क है इस्लामिक उम्मा में जिसमें न्यूक्लियर ताकत है, जिसके बैलिस्टिक्स में इतनी पावर है कि वो आपकी तलबीब को उधर हिट कर सकते हैं। हमारे होते हुए हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो एक मैसेज तो चला जाए ना यार कि 25 करोड़ का मुल्क हमारे साथ है। लेकिन जब ये स्पीच होती है, जब मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करता हूँ, सोशल मीडिया पे या अवाम में जाके, मुझे क्या मैसेज आता है अपनों से? अपने मुल्क की तो खबर लो, फलानी जगह ये हो रहा है, फलानी जगह वो हो रहा है, तुम कश्मीर की बात करते हो, तुम फलस्तीन की बात तो ना करे। बात कौन करेगा? बात अपना मुल्क कौन कहता है कि ठीक मत करो? कौन कहता है कि बलोच का मसला हल मत करो? कौन कहता है कि फाटक एरिया में जो हो रहा है उसको एड्रेस ना करो? लेकिन उनकी बात कौन करेगा? इंशाल्लाह जिस तरह आप जगा रहे हैं ज़मीरों को, हम भी जगा रहे हैं, सारे मिलके करेंगे और इंशाल्लाह ताला बात होती है। देखें मुझ पे, देखें मेरी बात सुने राना साहब, ये मैं हमेशा मेरी बात सुनिए, मैं कभी वो बात नहीं करता जिसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं खान साहब की खुशी के लिए भी बात नहीं करना कि वो मेरा लीडर है और मैं उसको बचपन से मेरा हीरो है। बाप के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दी है तो वो इमरान खान है, लेकिन उसकी गलत को भी मैंने गलत कहा, उसको पता है खान को, और खान को ये पता है कि अगर उसके साथ मीटिंग के अंदर कोई बात किसी चीज पे आर्ग्यू करेगा, वो उसका मुखलिस होगा जो उससे बात करेगा। लेकिन मैंने ये देखा, मुझे इसका हकीकी तौर पे दुख हुआ एक चीज का, कि मैंने ग़ज़वा हिंद की हदीस के तनाजुर में ये बात की थी, और आज नहीं की थी राना साहब, मैं आज भी उस पर खड़ा हूं, मैं आज भी करता हूं। मैंने परसों अपने इलाके में जलसे में स्पीच में ये बात की है। लेकिन 2019 में जब हम पे अटैक होता है, पाकिस्तान पे अटैक होता है, जनाब इमरान खान साहब ने एक तारीखी कलमात अदा किए, या अयूब खान साहब ने किए थे जब उन्होंने कहा था कि एक बुज़दिल दुश्मन ने हमारी गैरत को ललकारा है, या उसके 50 साल बाद इमरान खान ने यह बात की कि हम हमले जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे, हम कर गुजरेंगे। तो मैंने उस जमाने में 2019 में ये कहा था कि ग़ज़वा हिंद की हदीस है, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है, ग़ज़वा हिंद की हदीस है कि यहां से इंशाअल्लाह ये सारा सिलसिला चलेगा और इस्लाम को अल्लाह ताला उरूज बख्शेगा, और यहां से जाके वो हथकड़ियों में, जंजीरों में, बेड़ियों में पकड़ के हिंदुस्तान, हिंद से जो है उनके हुक्मरानों को लेके आया जाएगा। मैंने तो नहीं कहा, मैंने दोस्त तनाज़ुर में बात की है। यस, मेरा दिल ये कहता है, मुझे इस पर यकीन है कि श्रीनगर में एक दिन आएगा कि जिस इलाके को, जिस खित्ते को मेरे कायद आज़म ने शहरक कहा था, वो शहरक वापस। अली मोहम्मद खान साहब, अगर आज जिस तरह फैसल वाडा ने कहा है, वाडा साहब ने कहा है, अगर पीटीआई से रब्ता किया जाता है और कहा जाता है कि पीटीआई की क़यादत आए, तो क्या पीटीआई की क़यादत जाएगी या पीटीआई कहेगी कि खान साहब को ही बुलाया जाए? बड़ी अहम बात है, उस पर मेरा एक पर्टिनेंट व्यू है। उस पर मैं, देखें, जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया
मेरा व्यू ये था कि हमें जाना चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो इशू ऐसा था कि वहां पे हम जाके खान साहब का मौक़िफ़ रखते, या अगर मजीद क्लैरिटी चाहिए थी तो फिर उसके बाद खान साहब से जाके पूछते। लेकिन ये वाला मामला मैं इस पर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, और पहले दिन से है जब से ये हिंदुस्तान वाला मामला उठा है। देखें, इमरान खान साहब को APC में बैठाए बगैर उस फ्रेम में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान की तस्वीर लाए बगैर कि इमरान खान भी बैठे हों, आप कोई फायदा नहीं। अगर इमरान खान साहब आपके साथ APC पे नहीं बैठे, ना करे फिर वो APC, ना करे फिर वो APC। मुलाकात भी जरूरी नहीं है, मुलाकात की बात ही नहीं हो रही कि हमें आप एक्सेस दें। नो, खान साहब को लेके सही, ब्रिंग हिम ऑन पेरोल। अगर देखें, क्या आपकी अना, ये बड़ी टेक्निकल बात है, क्या आपकी अना पाकिस्तान की बका से ज्यादा अहम है? अगर इमरान खान साहब कह भी दें कि ठीक है आप जाके बैठ जाएं, मैं चला जाता हूं, गौहर साहब होते हैं, राजा साहब होते हैं, उमर यूब भाई होते हैं, असद कैसर होते हैं, क्या वो इम्पैक्ट आएगा सही जो इमरान खान का होगा? अगर वो, हमें क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान के लिए एक ऐसा इमेज चाहिए जिससे दुश्मन की रातों की नींदें उड़ जाएं। फॉर दैट यू नीड इमरान खान आउट। तो ठीक, उसके लिए वो तस्वीर का होना ज़रूरी है, मुत्तहिदा होकर पैगाम देना ज़रूरी है। तो वही पैगाम जो है वो उस तस्वीर के ज़रिए दिया जा सकता है जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों और आर्मी चीफ साथ में मौजूद हों। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा जो मंजरनामा है पाकिस्तान का, एक तरफ से सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, दूसरी तरफ जो धरना है सिंध के अंदर जिसको उठाने के लिए इकदाम किए गए और जिस पे कशीदगी का अंसर जो है वो नुमाया दिखाई दिया, और दूसरी तरफ मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के ऊपर बुलाया गया, जिसमें ये तमाम मामला जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जाने हैं। एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी नाला हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का मंजरनामा एक कशीदगी के मंजरनामे के अंदर है, और वहाँ पे हमने दिफाई पोजीशन भी अपनी मजबूत करनी है, पाकिस्तान के अंदरूनी सतह के ऊपर एक मुत्तहिद होने का पैगाम भी देना है। तो ये जो अनासर हैं ये किस हद तक अहमियत इख्तियार करते हैं, या फिर मुस्तकबिल करीब में इसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया जाएगा और इस वक्त ज़रूरत किसी और चीज़ के ऊपर गौर करने की, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा वहाब साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, एक तरफ मामला और चल रहा था, हमारे ऊपर से हमारे सर के ऊपर खतरे का ये बादल मंडलाना शुरू हो गया। इस पे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और जवाबी तौर पे हमारे इकदामात क्या होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ यकतरफ़ा तौर पर इस तरीके से मुअत्तल नहीं की जा सकती। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की और इल्ज़ाम तराशी करने में जल्दी दिखाई, तमाम बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने, फोर्सेस ने उस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि जब आप डिप्लोमेटिक मामलात को देखते हैं तो इस तरीके से धौंस दराज़ी नहीं की जा सकती। तो जो रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से आया है वो बड़ा नपातुला आया है, बड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा रियासत पाकिस्तान ने किया। और जो खुशाइन चीज़ ये है कि सारी पाकिस्तानी कौम ने यकजुबां होके भारत को ये जवाब दिया है कि ये यकतरफ़ा तौर पर ये जो पानी की दहशतगर्दी भारत करने की कोशिश कर रहा है, इसका भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कौम सामना करेगी। अच्छा, सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा था और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हो गई तो उसके बाद कहा जा रहा था कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सिंध के वकला की तरफ से भी आपको पता है जो जवाब आया, उनकी तरफ से भी जो बयानात आए, और वहाँ पे कौम परस्तों की तरफ से भी जो एहतजाज जारी है, उनको किस तरह मुतमिन किया जाएगा? वो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये जो एहतजाज है इस पे सारा नुकसान जो है पाकिस्तान भर में हो रहा है, बिकॉज नेचुरली ट्रेड रूट है पाकिस्तान का। हमारे जो लोग भी सियासी अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि कभी कभार वो जो कैश करने की अपॉर्चुनिटी होती है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, वो नुकसानदेह होती है। तो मेरा ये मानना है, और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है
कि कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं कि वो अपनी सियासत को चमका सकें, अपनी सियासत कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो आइनी कानूनी तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और रिकॉर्ड कराने के बाद वफाकी हुकूमत को इस बात पर कायल किया कि वो यकतरफ़ा तौर पर ये मुतनाज़ा कनाल के प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चल सकते। और हम शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को फिल फॉर रोकने का फ़ैसला किया। मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस फ़ैसले के बाद और आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, जहाँ पे वज़ीर आला सिंध सूबा सिंध की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो एहतजाज करने की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं बनती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को जो कवरेज मिल रही होती है, मीडिया स्टंट्स हो रहे होते हैं, उसमें लोगों को थोड़ा मज़ा आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। इस वक्त जहाँ भारत हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश कर रहा है, हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और सबको मुत्तहद होके इस वक्त सारा फोकस भारत की तरफ हमारा होना चाहिए। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आप क्या समझते हैं कि वो लोग, यानी नुक्ता आपका भी वही था, एहतजाज करने वालों में रहनुमा उनके होंगे जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे होंगे, लेकिन आम आवाम जो वहाँ पर मौजूद थे उनका मुतालिबा तो देरीना हो सकता है। अब उनको वहाँ से उठाए जाने के लिए जो कानूनी तौर के ऊपर भी आपने तरीक़ाकार आजमाए हैं, आप नहीं समझते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालिफत के तौर पर देखे जाएंगे? नेचुरली जी, किसी भी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ माइनॉरिटी होती है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करती, और हुकूमत को बड़ा टैक्टफुल तरीके से उस मामले को टैकल करना होता है। हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको टैक्ट के साथ हैंडल करें, उसको काउंटर करें, और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। जब हम वफाकी हुकूमत को इस बात पर कायल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ जो एहतजाज किया जा रहा है, उन एहतजाज करने वालों को भी इंशाअल्लाह हम कायल करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक और उनसर है सर, वफाकी हुकूमत आपकी इत्तेहादी है, वो जो लोग हैं आपके इत्तेहादी नहीं, वो तो वैसे ही सिंध में आपके मुखालिफिन में शुमार होते हैं। देखिए, सूबा सिंध के अंदर ऐसे जब अपोजिशन बची नहीं है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है सूबे की आवाम की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और उन्होंने हर वक्त ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो उनके दुख सुख में, गमी खुशी में, हर हालत में उनके साथ, उनके दरमियान रहती है। हाँ, लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर कुछ चीज़ों को अवेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चले हुए कारतूस जिनको वैसे कवरेज नहीं मिलती, उनको एक मौका मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत आप कवरेज करना उनकी छोड़ दें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये लोग घर चले जाएंगे। अच्छा, वैसे चूँकि मुर्तज़ा भाई आप तो खुद मीडिया से ही तल्लक रखते हैं और बड़ा गहरा तल्लक आपका मीडिया से। मैं भी सारा दिन टीवी देखता हूँ, यासर भी देखता है। मुझे कुछ 3-4 टीवी चैनल ज़रूर बताइएगा जो इनकी कवरेज कर रहे हैं। वो तो उल्टा हम पे, वो तो उल्टा हम पे जो करने जाता है उसको पकड़ लेते हैं कि आप दिखा नहीं रहे। कोई 2-3 टीवी चैनल जरूर मुझे बताइएगा जो कवरेज कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो गिला है ना, ये दूर हो जाए। 25 करोड़ आवाम को 2.5 दर्जन लोग जो है ना, वो यरगमाल नहीं बना सकते। ये मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पर मेरा ये मानना है। हमें मेजॉरिटी को फॉलो करना चाहिए, और अगर इस तरीके से हम छोटे गिरोहों को नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, उनके ऊपर बातचीत की जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनको तक़वियत मिलेगी। इस वक्त तो हमारा फोकस बिल्कुल मुर्तज़ा भाई आपने दुरुस्त कहा है, और इंशाअल्लाह बिल्कुल मुर्तज़ा भाई आपने दुरुस्त कहा है। लेकिन जब आप भी इन्हीं नहरों के बारे में सख्त तरीन बोलते थे, आपकी जमात के लोग बोलते थे और कहते थे, एहतजाज भी करते थे और कहते थे हम सब कुछ करेंगे, हम तो उसको भी दिखाते थे। उसको आपको दिखाना चाहिए, बिकॉज हम कोई गिरोह नहीं है, हम एक सियासी जमात हैं। हमारा पाकिस्तान के 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, वफाकी पार्लियामेंट के अंदर हमारी एक बड़ी भरपूर प्रेजेंस है।
तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी गिरोह के साथ या ऐसे चले हुए कारतूस के साथ तो आप कंपेयर ना करें। जमीयत उलमा इस्लाम फेक हो, जमीयत उलमा इस्लाम फेक हो, आप गिरोह कहेंगे? मजबूत करने के लिए सर JUI फेक हो, गिरोह कहेंगे? देखिए, JUI फे इस तरीके से एहतजाज नहीं कर रही। इस वक्त जो आपकी सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है वो आपके सामने है। वो कौन लोग हैं, किनको वो ये जो एक सनसनी क्रिएट करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो कर रहे हैं। JUI फे की भी पार्लिमानी हैसियत सूबाई सिंध के अंदर नहीं है, लेकिन बहैसियत सियासी जमात मैं उनका एहतराम करता हूँ और बहैसियत सियासी जमात के हमने हमेशा उनके साथ इंगेज किया और इंगेज करने में कोई ख़राबी नहीं होती। लेकिन इस तरीके से आप चीज़ों को पैरालाइज कर दें, चीज़ों को बंद कर दें, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया होता है। अच्छा, वफाक का आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, वफाक के आप इत्तेहादी हैं। वफाक ने जो आपसे वादे किए, आपके आज तक वो वादे पूरे हो गए? देखिए, एक वादा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने भी किया और फिर सारी कौम के सामने किया, जो कि कनाल्स के हवाले से था। और आज CCI का इजलास है, हम पुरुमीद हैं कि वो वादा इंशाअल्लाह वफ़ा हो जाएगा। हमारा बहैसियत सियासी जमात बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उनके साथ एतराज़ होता है, हमारी नुक्ताचीनी उनके साथ चलती है, लेकिन हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो पार्लिमानी रवादारी की सियासत है उसको फॉलो करें, उनके साथ इंगेज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें, या हम खुद कायल हो जाएं या उनको कायल कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हमारी चलती रहती है। हमारा बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ है, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को आपको पाकिस्तान भर में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उनको कन्वे करते हैं और कन्वे करते रहेंगे बहैसियत सियासी जमात। अच्छा, CCI में अगर ये मामला हल नहीं होता तो क्या आप हुकूमत से अलग हो जाएंगे? देखिए, हम मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकते। इसका जो सर, इसी मफरूज़े पे नासिर हुसैन शाह साहब का ये बयान है कि अगर CCI में फैसला ना हुआ तो फिर हम हुकूमत से अलग होंगे। सर, नासिर शाह साहब ये बयान दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। मेरा अपना मानना ये है कि मैं मोहतात तरीके से हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता हूँ और किसी चीज़ को प्रीमेच्योर तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सबसे आला ओहदे पर फाइज़ हैं, और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के सामने एक कमिटमेंट की है, नेशनल मीडिया पर आके कमिटमेंट की है, मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि वो जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाएगा और हमें इस तरह के स्टेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चले, इस पे हम ये नहीं, हम मफरूज़े पे हम बात नहीं करते। इजलास में जो अक्सरियती राय का फ़ैसला होगा उसे कबूल किया जाएगा? देखिए, अक्सरियत का जो राय है, अगर आप आइन को पढ़ लीजिए तो आर्टिकल 154 में ये लिखा हुआ है कि अक्सरियती तौर पर फ़ैसला जब किया जाता है, अगर किसी पार्टी को उससे एतराज़ है तो उसके पास अपील का हक़ है, जो कि वो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपील लेके जा सकती है। हमारा 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आपकी आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में तश्कील दी गई हैं, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है आर्टिकल 191 कैपिटल A के अंदर कि अगर आपको हुकूमती कोई इशू है, अगर एक सूबे को दूसरे से कोई इख्तलाफ है या वफाकी हुकूमत से इख्तलाफ है, तो आप आइनी बेंच में भी जा सकते हैं। तो नेचुरली अगर हमारी बात वफाकी हुकूमत नहीं मानती तो हमारे पास जो आइनी चाराजोई की, कानूनी चाराजोई के जो मौक़े अवेलेबल हैं उनको इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा, और नेचुरली उस सिचुएशन पर आकर जो हमें पार्लिमानी सियासी फैसला भी करना है हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि जी आप पुरुमीद हैं और पुरुमीद होना चाहिए, आपके कंधों के ऊपर कराची की जिम्मेदारी है। आप ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि वफाकी हुकूमत ने कराची के हवाले से जो वादे किए थे वो किस हद तक पाया, तकमील तक पहुँचे हैं, या उस बारे में कितनी पुरुमीदी है और कितने अरसे तक की? मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। अब मैं अरसे दराज से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि वफाकी हुकूमत की जिस तरह की दिलचस्पी कराची शहर से होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उस तरह की दिलचस्पी नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब भी उन्होंने कराची शहर से वादा किया, पहले 162 अरब रुपए का 162 रुपये नहीं दिए, फिर 1100 अरब रुपए का वादा किया, 1100 रुपये नहीं दिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और तवातुर के साथ जब उनके साथ हमने इंगेज किया, और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर भी उनके साथ इंगेज किया, तो हमने बार बार कराची की ये डिमांड उनके सामने रखी है
और अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने भी वॉलंटियर किया कि जी वो हमें मदद करेंगे इस हवाले से। तो हमने तो अपना एक 100 अरब रुपए का बड़ा छोटा सा पैकेज वफाकी हुकूमत से मांगा है। अल्लाह करे वो उस पैकेज को मंजूर करें जो आने वाला बजट है उसके अंदर वो 100 अरब के प्रोजेक्ट जो हैं कराची शहर के लिए एलोकेट कर दिया जाए। लेकिन अगर मैं पिछले 8-10 साल पर नज़र डालता हूँ तो मुझे ज़्यादा उम्मीद वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आती। अच्छा, अगर वफाकी हुकूमत कराची का मसला हल नहीं कर सकती, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, अगर वफाकी हुकूमत नहरों का मसला नहीं हल कर सकती, अगर वफाकी हुकूमत गंदम का मसला हल नहीं कर सकती, गंदम भी एक बहुत बड़ा मसला है ना इस वक्त, तो जो गंदम किसानों के साथ जो हुआ है, तो फिर मुझे बताएं कि पार्लिमानी ज़बान में आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर पार्लिमानी नहीं हूँ मैं। नहीं, इस पूरी खबर में अज़मा बुखारी साहिबा का कहीं भी तज़किरा नहीं है। जी पूछिए आप। तो मुझे बताएं, हॉकी खेलने की कोशिश करें राइट लेफ्ट करके, नहीं मैं करके बॉल लेके आ रहे हैं डी में। भाई आपसे हॉकी हम खेल ही नहीं सकते। हमने कहा आप तो हैं ही हम में से, इसलिए आपसे हम हॉकी नहीं खेल सकते। तो मुझे ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हर दफ़ा हम वादे पे इतबार कर लेते हैं? देखिए, ये बेहतर सवाल का जवाब तो आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिल सकता है, जो कि अपने आप को कराची की नुमाइंदा जमात कहती है और वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है। हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने उनको सपोर्ट किया है, अनकंडीशनली सपोर्ट किया। और कुछ मुहरकात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। नेचुरली हम बहैसियत सियासी जमात अपने तमाम ऑप्शंस को सामने रख कर चलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो चीज़ की जा सके जिससे पाकिस्तान का पार्लिमान भी मजबूत हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी मुस्तहकम हो सके। मेरा बुनियादी काउंटर सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आज पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की हुकूमत से अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लेती है, हुकूमत तो नहीं रह पाएगी, वापस इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या मौजूदा हालात में जब भारत आपके पास आपके सामने इतनी मैली नज़रों से देख रहा है, क्या इलेक्शन की तरफ जाना हमारे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन हो सकती है? भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, भारत 4 दिन से देख रहा है, भारत 4 दिन से देख रहा है और आपके वादे कई सालों से वफा नहीं हो रहे। आपसे जो किए हुए वादे हमने तो नहीं कहा कि हम वजारतों को लात मारते हैं, हम अलग होने की बात करेंगे। मैं जवाब देता हूँ आपको इसका। हम पिछले 10 साल से हुकूमत में भी नहीं, हम पिछले 2 साल से हुकूमत में। जो PDM-1 गवर्नमेंट थी उसके अंदर हम 1.25 साल उनके साथ हुकूमत में रहे, अभी तो हमने वजारतें भी कबूल नहीं की हुई, तो इसलिए हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और मैं वजारत का अगर लूँ, वजारत की डिमांड करूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो पहले दिन से कहा गया था कि जी आप वजारतों में हमारे साथ शराकत इक़्तिदार हो जाएं। हमने कहा नहीं जी, हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाएंगे। जो पिछले 2-2.5 साल की मेहनत से आज हम सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी क्या कहते हैं दूरअंदेशी है कि हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारे लिए हुकूमत मैटर नहीं करती है, हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम मैटर करती है। अच्छा, आपके गवर्नर सिंध बड़े एक्टिव हैं, जहाँ पे कोई भी वाक़या होता है कराची के अंदर तो फौरी तौर पे जाते हैं, फिर कराची के लिए बजट भी मांगते हैं। कराची के लिए बजट मांगना तो आपका काम है, कराची के मसाइल पे बात करना तो आपका काम है। ये पहले तो ऐसा नहीं होता था, कोई ख़ास मकसद है? नहीं, मेरे ख़्याल में एक अनोमली है सूबाई सिंध के अंदर। आपको पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब ये करते हुए नज़र नहीं आते। सूबाई सिंध के अंदर आपने हमेशा देखा है जो भी गवर्नर है उसने कहीं ना कहीं अपनी क्रीज से निकल कर खेलने की कोशिश की। गवर्नर साहब ने हमें कुछ नहीं लेके दिया, गवर्नर साहब ने हमको एक ऑफ़र की। गवर्नर साहब ने मुझे कहा जी कि मेयर साहब मेरे पास आ जाएं, मैं उनको इख्तियारात दे दूंगा, मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, उनको जो चीज़ें चाहिए मैं दिलवा दूंगा। तो मैंने उनकी उस ऑफ़र के ऊपर हाँ कहा और मैंने उनको एक ख़त लिख दिया जिसमें मैंने उनको कहा कि जी 100 अरब रुपए आप कराची शहर के लिए मंजूर करवा दें। गवर्नर साहब ने अभी तक 100 अरब रुपए में से 100 रुपए भी अप्रूव नहीं कराए।
उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझसे पूछगछ की, उसके बाद वो इस्लामाबाद गए। तो अभी तक तो कोई पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो गवर्नर साहब को मैं सलाम पेश करूँगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी सलाम पेश करूँगा। मैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये डिमांड करता हूँ कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, जो बजट है वो काबीना से मंजूर होता है, PSDP में आपका किरदार होगा, आप अपना किरदार अदा करें, सिर्फ ज़बान की हद तक नहीं, एक्चुअल एक्शन की हद तक, और कराची शहर के लिए ये पैसे मंजूर कराने में कराची के मेयर का साथ दें। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अमूमी तौर पे यही देखा जाता है कि जो सेनेट की नशस्त खाली होती है उसी पार्टी की तगोदो होती है उस नशस्त के ऊपर जाने की, लेकिन ताज हैदर साहब की जो नशस्त है उसके ऊपर MQM कहाँ है सेनेट में जाने के लिए, तो उन्हें किधर से उम्मीद है? देखिए, सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। गालिबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 23 MPs हैं, तो कोई चांस तो नहीं है। और अगर वो पीपल्स पार्टी उनके पास गई भी थी, बिकॉज हम अगर जमहूरी रवादारी में बिलीव करते हैं तो यही प्रैक्टिस माजी में रही है कि जिस सियासी जमात का उम्मीदवार होता है, जिसका इंतकाल हुआ होता है, उसी सियासी जमात के हक़ में दस्तबरदार कर दिया जाता है दूसरी सियासी जमात की जानिब से। हमने कोशिश की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कायल करने की, वो एक मुख्तलिफ सियासी जमात हैं, उन्होंने हमारी बात से इत्तफाक अभी तक तो नहीं किया। तो ठीक है जी, इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि उनके पास उनके तिलों में कितना तेल है और हमारे। ठीक है, इलेक्शन में फैसला होगा कि किसके तिलों में कितना तेल है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, हमने भारत के साथ कोई 1-2 मुआहदे नहीं किए। तकरीबन 40 के करीब 2 तरफ़ा मुआहदे थे जो मुख्तलिफ अदवार में होते रहे, फिर नए होते रहे, कुछ का खात्मा होता रहा। लेकिन जो सिंध तास मुआहदा है, ये इसके ज़ामिन जो हैं ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वर्ल्ड बैंक इसका ज़ामिन है, और जब वर्ल्ड बैंक ज़ामिन हो तो फिर कोई भी फ़रीक एक जो है वो अपनी मर्ज़ी के तहत इससे इनहराफ नहीं कर सकता। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मौजूद था, तो इसके बावजूद भी बैनुल अक़वामी कवानीन ये कहते हैं कि जो अपर हैंड के ममालिक हों वो लोअर हैंड के ममालिक के पानी को नहीं रोक सकते। इसी बुनियाद के ऊपर ही जो चाइना और भारत के दरमियान दरियाए ब्रह्मपुत्रा वाला मामला है वो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत है। वो 2 तरफ़ा मुआहिदा, उस पर भी भारत को बेशुमार एतराज़ात हैं कि चाइना अपनी तरफ डैम बना रहा है, चाइना भारत के पानी को रोक रहा है। लेकिन अगर वो ट्रेंड सेट कर लेता है इस मामले के ऊपर तो ये चाइना को भी इसके मुज़मरात भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या पड़ेंगे, एक समझने की ये ज़रूरत है कि क्या अभी पानी रुक गया पाकिस्तान का। दूसरा ये कि अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो कितने साल उसमें भारत को दरकार होंगे, और इस पूरे मामले में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या होंगी और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा किस तरीके से होगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इसके जो बेनिफिशरी हैं या इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं हमारे किसान, क्योंकि हमारी ज़मीनें बंजर होने के ख़तरात हैं अगर पानी रुक जाता है भारत से आने वाला। तो किसान इत्तेहाद के जो सरबराह हैं महमूद बुखारी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, अगर पूरा मामला देखा जाए सिंध तास मुआहिदे का, पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या देखते हैं और क्या समझते हैं कि कितनी ज़मीर बंजर होने के खदशात हैं, और क्या ये वक्ती तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे या देर पाओगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया यासर आपका और राना अजीम साहब का और 92 न्यूज़ का। बड़ा ये एक ही इशू जो है ये वाकई बड़ा संजीदा इशू है जिसको एक उठाने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि पहलगाम में एक वाक़या होता है और उसके बाद ना आओ देखा ना ताओ मोदी जो कि इंसानियत से एक आरी शख्स है और उसने वहाँ पे ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ कोई एहतजाज करे, कोई शेयरिंग करे, कोई उसकी इंक्वायरी करे और उसके बाद जो है अगर कुछ सबूत मिलते तो फिर ये बात जो है करती। यानी उसकी इस हरकत से जो है ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि उसे इस बात का शायद एहसास नहीं है, वो मुसलमानों के बोझ के अंदर वो इतना अंधा
हो गया कि उसने जनाब एकदम से वो मुआहदा जो एक आलमी बैंक कहता है कि दुनिया का बेहतरीन मुआहदा है, उसको जो है वो मंसूख करने का वो ऐलान कर देता है और उसके अलावा और भी कुछ पाबंदियां करता है। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये समझें कि पानी हमारी जो है वो जिंदगी है। आप यासर, ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। जी। आप देखें कि पानी के पहले ही हम कमी के शिकार हैं। तो हम जहां पे मोदी को मौरद इल्जाम हम ठहरा रहे हैं, वहां पे कुछ हमें अपने जो है वो गिरेबानों में भी झांकना चाहिए कि जब आपको पता है कि जब ये अपना हुआ मुआहदा, तो उस वक्त 3 दरिया जो है वो इंडिया के पास गए और 3 जो है वो दरिया हमारे पास आए, और उन 3 दरियाओं के ऊपर जो है वो 30% जो भारत ने जो है वो उसने हिस्सा रखा और 70% उसमें हमें मिला। और उसमें उसने एक शिक लिखा ली कि भाई मैं जो है वो इस डैम वगैरह बना सकता हूँ। हमारे भले लोगों ने उस बात को वो एक्सेप्ट कर लिया और उसको बुनियाद बना के, ये कोई आज की बात नहीं है, यानी मोदी तो आबी जारियत कर रहा है, ये ऐलान उसने बाकायदा और बाज़ाब्ता अब किया है। यानी हमारी जो हुकूमतें हैं उनके रवैये को भी देखना चाहिए। हम अगर अपनी जो है वो तरफ नजर नहीं डालेंगे और हम ये कहेंगे कि हमने जो है वो ठीक किया, हमने क्या इस बात का इंतजाम किया कि हम अपने डैम्स बनाते, हम अपने जो है ज़राअत की तरक्की के लिए ज़ख़ीरे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते, तो उसने तो इस बात का फ़ायदा उठाया। और अब आप देखें कि अगर खुदा न देखें, एक तो ये है कि फौरी नहीं है कि मोदी ने आज ऐलान किया और उसके पास कोई ऐसी ताकत है कि जिसमें वो दर्रा नीचे फेंकेगा और वो पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा। नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो है वो कम से कम जो है वो उसको कई साल लगेंगे अगर वो ये हरकत करता है, मगर हम उसको करने क्यों देंगे? सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारी पाकिस्तान का सवाल है और उसकी सालमियत का सवाल है। हमारी जो 25 करोड़ लोगों का, यानी उस जाहिल शख्स को ये नहीं अंदाजा कि जो वो बात कर रहा है उससे 25 करोड़ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो उसने जो है वो एक बयान की हद तक मैं समझता हूं कि वो किया है, मगर हमें चौकन्ना रहना होगा। हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने जो एक रिस्पॉन्ड किया है वो बेहतर रिस्पॉन्ड किया है। हम समझते हैं कि ऐसा ही रिस्पॉन्ड आना चाहिए था और उसके अंदर जो है इससे भी ज्यादा हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। अगर वो वहां पे शुरू होता है, आपने देखा महमूद बुहारी साहब, क्या हमें भी इससे पहले डैम नहीं बना लेने चाहिए थे? क्या हमें भी इसका बंदोबस्त नहीं कर लेना चाहिए था कि हम पानी की किल्लत को दूर करके करते और ऐसे धमकियों से पहले ही हम अपना बंदोबस्त करते? राना अजीम साहब, मैंने ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं यही तो जो है वो कह रहा हूं कि हर साल हम पानी की कमी का शिकार होते रहे और हमारा जो है वो कितना पानी जो है वो समुंदर की नजर हो जाता है। लेकिन हमारी हुकूमतों को माजरत के साथ आज इस वक्त में हम नहीं चाहते कि हम अपनी हुकूमतों पे कोई तनकीद करें, मगर इनको अपने इक़्तिदार के अलावा जो है वो और कोई चीज नजर ही नहीं आती। मैं यही आपके इस सवाल पे ही मैं सवाल हुकूमत वक्त से करना चाहता हूं कि अगर आपने देखे कालाबाग डैम इस मुल्क की जरूरत थी, जिसे जो है वो एक सियासत की नजर कर दिया गया। राना साहब, आप याद करें कि मैं तो अपने सिंध के भाइयों को आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि आज भी वक्त है, आप बैठिए, आप कालाबाग डैम बनने दीजिए और आप लिखवा लीजिए कि सबसे पहले उससे हमारा जो सिंध है वो सैराब होगा और फिर अगर कोई पानी बच गया तो वो पंजाब भी ले लेगा और बाकी जरूरत के मुताबिक वो इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज देखें कि नहरों के ऊपर जो है वो अपना कितना वावेला और कितना जो है वो शोर शराबा खड़ा कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे जो सियासी
अकाबरीन हैं, उनके अंदर इतनी सोच नहीं है सिवाय अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के और अपनी मरात बढ़ाने के। राना साहब, किसी ने कोई पाकिस्तान का ख्याल नहीं किया। आज देखे दुनिया के अंदर सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है नंबर 1 के ऊपर और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 के ऊपर है। तो आपने क्या जो है मेरे प्यारे पाकिस्तान के साथ जो किया कि आपने कोई रिजर्व जो है वो डैम नहीं बनाया रिजर्व वाटर के लिए, आपने कोई उसके लिए आप देखें कि ड्रिप इरिगेशन को रिवाज नहीं होने दिया। हम ये छोटी मोटी स्कीमें और ये पैकेज और ये फलां स्कीम उसी में ही हमने उलझा दिया और आज किसान परेशान है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मेरे जिले के अंदर पानी नहीं है, रहीम यार खान के अंदर, और कपास का ये बेहतरीन जो जिला है और यहाँ पे अब कपास काश्त करने के लिए काश्तकार परेशान है, किसान परेशान है। अब मैं ये कहता हूं कि इस वक्त हुकूमत वक्त को ये इस बात की जरूरत है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त स्टैंड लेना चाहिए और रिजर्वायर्स बढ़ाने चाहिए। हमें इसके अंदर मजीद एहतियात करने की ज़रूरत है और हिफाजती इक़दाम जो पेश की उठा लिए जाएं, वही मुस्तकबिल करीब के अंदर बेहतर मंजरनामा जो है वो रोशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया महमूद बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।